Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस की, जो कि आपका ICR IR टेक्नीशियन 1 के लिए क्लासेस चल रही हैं और इसमें अभी हम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने लग रहे हैं और ये सोशल साइंस की क्लास नंबर 10 है। उसी में आपका ये अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आए हैं अभी हम। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ज़्यादा इधर उधर की बातों पे नहीं जाते हैं। पहले अभी हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कर रहे थे। इसमें आपका ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, नवरत्न मिनी रत्न स्टेटस कैसे क्या मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। देन हम मूव ऑन कर देंगे आज की ही क्लास में मनी एंड क्रेडिट पे। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? मनी एंड क्रेडिट। क्लियर है कि मनी क्या है, क्रेडिट क्या है और इसके ऊपर क्या चीज़ें आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट दे रखी हैं, उन सब पे भी बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो ये सब मैंने आपको कल की क्लास में करा दिया था। नाउ थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। तो चलो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब देखो यहाँ पे जब भी हम देखते हैं दो टाइप की जॉब है आज के टाइम पे। ठीक है, एक जॉब क्या है कि आप ऑफिस वगैरह आपको जैसे कि जो सर्विसेज करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे आपकी प्राइवेट सर्विस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट आवर्स हैं, यानी कि आपको अगर बोला गया है कि 8 आवर्स की जॉब है तो आपको 8 आवर्स जॉब करनी है। उसके अलावा अगर काम करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको ओवर पेड किया जाएगा। है ना, क्या किया जाएगा? ओवर पे, यानी कि आपको जो भी लागत मतलब जो भी एक्स्ट्रा आवर्स का पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे मेडिकल का जो है फैसिलिटीज़ मिलती हैं। देन आपको यहाँ पे पीएफ वगैरह मिलता है। ठीक है, और आपको हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल हो गया, एजुकेशन भी कहीं कहीं एजुकेशन के लिए भी पैसा मिलता है, यानी कि जो भत्ते होते हैं अलग अलग, आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। अच्छा, ये डीए वगैरह अलग अलग होता है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उसमें अलग होता है। देन आपका स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में अलग होता है। देन आपका जो पीएसयूज होते हैं उनमें अलग होता है, इसे आईडीए बोलते हैं। देन आपका जो प्राइवेट होती है ना कंपनीज, इनमें भी वो इंक्लूडेड ही रहता है, लेकिन जो डीए का एक अमाउंट रहता है जो कि ऑलरेडी आपकी सैलरी में होता है। अगर आप किसी एक अच्छी रेपुटेड प्राइवेट फर्म को ज्वाइन करोगे तो उसमें ये सब चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वो वाला सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पर जो गवर्नमेंट के एक्ट वगैरह हैं या फिर आपका जो गवर्नमेंट एक्ट है वो उसके साथ रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट के साथ जो रजिस्टर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो लोग काम करते हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी कि जो भी नॉर्म्स है ना गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए, कि कुछ लेबर लॉज दिए गए हैं, यानी जितने भी लेबर लॉज गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं उनको फॉलो करना, हर चीज़ को यहाँ पे फॉलो करना, ह्यूमन कोड को, ऑफिस कंडक्ट को, सब कुछ यहाँ पे फॉलो किया जाता है। उसे क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर बोल देते हैं। तो एक छोटी सी बात लिख लो, इट इज अ सेक्टर। इट इज अ सेक्टर। ये कौन सा सेक्टर है? विच इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। ठीक है ना, विच इज रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड विथ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के साथ जो है ये आपके रजिस्टर्ड रहते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर आपको एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे ऑप्शन दिए जाए ना कि सोशल सिक्योरिटी हमें कौन से सेक्टर में मिलती है, तो सोशल सिक्योरिटी हो गई या फिर आपकी जॉब सिक्योरिटी हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर आपको वो टर्मिनेट भी करेगा, इनकेस अगर आपको प्राइवेट से हटाना है, पब्लिक से हटाना है, किसी भी जॉब से हटाना है, तो आपको अराउंड 1 मंथ का यहाँ पे नोटिस पीरियड दिया जाएगा, या 15 डेज का, 20 डेज का, जो भी उनकी पॉलिसी हो, आपने जो भी साइन वगैरह करके दिए होंगे बॉन्ड में, तो उसमें आपको इतने दिन पहले वो एक नोटिस देता है। ऐसे इमीडिएटली टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर इमीडिएटली टर्मिनेट करते हैं तो उसमें आपका फिर कोई क्लॉज ऐड होता है, यानी कि पूरी की पूरी चीज़ें लॉ के अकॉर्डिंग होती हैं, जो रेगुलेशंस है गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग होती हैं। आपको पेड लीव्स भी इन जॉब्स में मिलती हैं। ठीक है, पेड लीव्स वगैरह मिलती हैं, प्रोविडेंट फंड मिलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। एक बार इनको अपने माइंड में रख लेना। इससे आपका क्वेश्चन कैसे बनता है कि वो आपको ये एक एक पॉइंट उठा देंगे कि ओवर पे किस में किया जाता है, एजुकेशन फैसिलिटीज किस में मिलती हैं, सोशल सिक्योरिटी, ये सब किस में मिलता है, तो याद रखना ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है। ठीक है, चलो ये बातें तो होगी ऑर्गेनाइज की। देन हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और सबसे बड़ी बात, अब चलो इसके बाद बताऊंगा, पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यार ऐसे लोग होते हैं जो कि काम तो कर रहे हैं, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे एक लैंडलॉर्ड है। ठीक है ना, क्या है? आपका एक लैंडलॉर्ड है, उसने अपने खेत में काम करने के लिए कुछ लोगों को लगा दिया, लेबर लगा दी उसने, और वहां पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। क्या इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी है? कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। क्या इनके नंबर ऑफ आवर्स लिमिटेड होंगे? नहीं होंगे। वो जब तक पूरा काम नहीं हो जाता वो पूरा काम उसे करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है कि आपका जो डेली वेज लेबर होता है ना, जो वेज वेज
पेड लेबर, यानी कि उसको किस हिसाब से पैसा दिया जाता है कि तुम्हें ये काम खत्म करना है, इसको खत्म करो, मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें जो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। जैसे कि अगर आप बाहर देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठीक है? जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनकी बेचारों की कोई इनकम है क्या? नहीं है। और वो जो मतलब दिन भर में उनका कोई फिक्स इनकम नहीं है, उनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई लीव नहीं है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। अरे बोलो हाँ। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन लिखाता हूँ इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, ठीक है? ऑर्गेनाइज्ड वाले की तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें बस छोटी मोटी बातें हैं, बट अनऑर्गेनाइज्ड में ध्यान देना। एक वर्कर जो होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, ये क्या होता है? अ वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मैं यूएस लिख रहा हूँ, ठीक है? याद रखना यूएस मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नॉट covered covered by any of the act, by any of the act pertaining to welfare schemes, pertaining to, थोड़ा सा नीचे आते हैं, to welfare schemes, as mentioned in schedule 2, as mentioned in schedule 2, यानी कि जो शेड्यूल सेकंड है ना, किसका? ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड, ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, सिक्योरिटी एक्ट। ये कब आया था ये वाला एक्ट? 2008 में। तो 2008 में एक एक्ट आया जिसे बोला गया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इसका शेड्यूल 2 में कुछ आपके एक्ट यहाँ पे दिखाए गए, यानी कुछ वेलफेयर स्कीम्स यहाँ पे मेंशन करी गई और बोला गया कि हम ये वेलफेयर स्कीम्स जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको देंगे। लेकिन अब सोचो कोई यार फेरी वाला है या फिर कोई जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आप कैसे दे पाओगे वो सारे के सारे वेलफेयर? वो तो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है ना, वो तो अपना काम कर रहा है, तो आप उसे किस तरीके से दोगे? अब यही चीज़ें यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है कि आप इतने सारे लोगों को जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है यहाँ पे उनका, उनमें से कुछ लोग लेबर वगैरह जो होता है लेबर का काम वो भी कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे फेरी लगा सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जैसे कि जो आपका मटका वगैरह बनाते हैं ना, आर्टिसंस होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? आर्टिसंस। या फिर जो मेसन्स होते हैं, आपका घर वगैरह बनाते हैं, ठीक है? वो कोई पर्टिकुलर सिविल इंजीनियर नहीं है। अगर आप बात करोगे बड़े बड़े सिटीज़ में तो ठीक है, लेकिन जो टीयर 2 सिटीज़ हैं, टीयर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो घर वगैरह बनाए जाते हैं वो कोई सिविल इंजीनियर बैठ के नहीं बनाता है। वहाँ पे कुछ मेसन्स होते हैं, कारीगर होते हैं, कुछ आर्टिसंस होते हैं, वो मिलकर के उस घर को बना रहे होते हैं। अब जो लोग आपकी घर की पुताई करके जाते हैं, पेंटिंग करके जाते हैं, वो लोग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। तो ये सब लोग होते हैं। इतनी सी बात समझ में आती है क्या? दूसरी बात क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। आपने यूनियन का नाम सुना होगा कई बार कि अलग अलग यूनियंस होती हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना अलग अलग ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, सबकी कोई ना कोई यूनियन होती है। आप अगर रेलवे में काम करने जाओगे, रेलवे यूनियन है। आप अगर कहीं भी मतलब किसी भी पर्टिकुलर जॉब में आप एलआईसी में काम करने जाओगे, एलआईसी की यूनियन है। लेकिन अब बेचारे ये जो लेबर्स हैं या फिर ये जो मंडी में हैं, इन लोगों की कोई यूनियन ऐसी पर्टिकुलर नहीं होती है कि बहुत बड़ी यूनियन है तो जिससे कि बहुत बड़ा चेंज आ पाएगा, इनके ऊपर कोई अत्याचार हुआ तो वो उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मुश्किल से एक आध दो यूनियन होती भी है, जैसे कि जो ऑटो चला रहे हैं उनकी यूनियन हो गई, चलो ठीक है। लेकिन सबकी यूनियन यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बात इतनी सी समझ में आती है क्या? अब इनके पास में यहाँ पे कोई स्टेबल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेबल एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर के पास नहीं होता है, तो वो आपका है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये मैं जितने पॉइंट बोल रहा हूँ ना, मेरी बातों को भी बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपका एमसीक्यू यहीं से कहीं से गिर जाएगा, ठीक है? अगर इस पे आना होगा तो। क्लियर है इतनी सी बात? अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो नेशनल इनकम है ना, मजे की बात आप ये देखो, जो हमारी नेशनल इनकम है, इस नेशनल इनकम का 60% हिस्सा कहाँ से आता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। और ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। फिशरीज हो गई, फिशरीज क्या है? आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया है, यानी कि चीज़ें कम करने की कोशिश करी है, लोन वगैरह देने की यहाँ पे। क्योंकि अब जो लोन है वो यहाँ पे ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं ना लोग, इनको लोन नहीं मिल पाता क्योंकि कोलेटरल इनके पास कुछ होता नहीं है। घर मुश्किल से होता है, या फिर आपका ज़मीन होती है, थोड़ी मोटी ज़मीन होती है, उसको भी गिरवी रख नहीं सकते हैं। तो लोन किसी उस बेसिस पे नहीं मिलता। जैसे कि आज आप लोन लेने जाओगे तो आपकी सैलरी के बेसिस पे मिल जाएगा या फिर आपके जो भी क्रेडिट पॉइंट रहे हैं बट इन लोगों को यहाँ पे लोन की कोई सुविधा नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्कीम्स वगैरह लाई हैं कि इनको लोन दिया जाए। और
खैर देखो, अभी इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे, क्योंकि जब तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना, तब तक आपकी नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा बूम नहीं कर पाएगी। और अगर एक बार ये मेंटेन हो गए तो नेशनल इनकम अल्टीमेटली बूम कर जाएगी, बिकॉज 60% हिस्सा तो आपका यहीं से आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात। ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सारे पॉइंट कवर हो गए। इतना ही आपको अपने माइंड में रखना है। अब मैं आपको कुछ एक दो बातें बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ सीपीएसईज होती हैं, ठीक है ना। क्या होती हैं सीपीएसई? जैसे कि मैं अभी हमने देखा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो आपका फिर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी दो तरीके का हो सकता है। एक तो पब्लिक सेक्टर होता है, एक आपका प्राइवेट सेक्टर होता है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर की तो बात हमें ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है ना, उसमें आपकी कुछ होती हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। सीपीएसई का मतलब क्या है? सेंट्रल, सेंट्रल पी से हो जाता है आपका पब्लिक, देन एस से हो जाता है सेक्टर, और ई से हो जाता है एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये कुछ एंटरप्राइजेस होती हैं। इनको अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सीपीएसईज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो बोलना 3 पार्ट्स में किया गया सर। कुछ कंपनीज को हम बोलते हैं महारत्ना, कुछ कंपनीज होती हैं नवरत्ना कंपनीज, और कुछ कंपनीज होती हैं बाकी की मिनी रत्ना कंपनीज। ठीक है ना, मिनी रत्ना एंटरप्राइजेस या फिर मिनी रत्ना सीपीएसईज होती हैं। तो अब ये आपको याद रखना है, इंडिया में कितनी महारत्ना कंपनीज हैं? बोलो फटाफट से। 7 महारत्ना कंपनीज हैं, 16 आपकी नवरत्ना कंपनीज हैं, और मिनी रत्ना है 71। अच्छा, नवरत्ना सोच के ये तो नहीं समझे कि 9 होगी। वो कौन सा डायलॉग है, पुष्पा बोले तो फ्लावर समझे क्या? फायर है। तो नव बोल के 9 नहीं है, 16 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नव, अब ये महारत्ना कंपनीज यार, ये सातों की सातों पता होनी चाहिए, तो इनको फटाफट से नोट डाउन कर लो। बहुत क्वेश्चंस आए हैं महारत्ना कंपनीज के ऊपर। कौन कौन सी महारत्ना कंपनी है? अरे बोलो हाँ, बात समझ में आती है क्या? महारत्ना कंपनीज और कब से स्टार्ट हुई हैं? 2010 से जो है इनकी कैटेगरी बननी स्टार्ट हुई है महारत्ना कंपनीज की। ठीक है, तो पहली वाली हो जाती है आपकी भेल। कौन सी हो जाती है? भेल, जो कि है आपका, अब मैं इसका फुल फॉर्म आपको बस बता रहा हूँ, उसको सुन के नोट डाउन आपको ही करना है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, चलो सेकंड वाली आपकी हो जाती है CIL। ठीक है ना, कोल इंडिया लिमिटेड। क्या बोलोगे? कोल इंडिया लिमिटेड। देन आपका थर्ड वाली कंपनी की बात करेंगे। अरे यार वेट वेट वेट, यहाँ पे दो कंपनियां तो यहाँ से चली गई हैं। 14 आपकी नवरत्ना है और 10 महारत्ना हो गई हैं। ठीक है, एंड आई थिंक 70, हाँ 74 आपकी मिनी रत्ना हो गई हैं। अरे यार ये डेटा ना थोड़ा सा भी चेंज हो गया है, इसको ये लिख लो। अभी मैं जब कंपनीज के नेम लिखा रहा था, देन आई गॉट इट कि आपका यहाँ पे क्या होगा, 10 तो महारत्ना हो गई हैं, और नवरत्ना आपकी 14 है, और मिनी रत्ना 74 है। ठीक है, ये आपका रिसेंट डेटा है। तो भेल हो गया, CIL हो गया, देन आपका हो जाता है NTPC। NTPC याद है ना, जब NTPC का वो चल रहा था, जब NTPC के ऊपर काफ़ी वो हो रहा था प्रोटेस्ट, तो यहाँ पे NTPC कंपनी ने बोला था कि अपने एग्जाम का नाम चेंज कर लो, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, देन आपका 4th नंबर पे आता है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। लिख लेना, ठीक है, फुल फॉर्म भी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। सेल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सेल क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बोलो हाँ। देन आपका होता है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, देन आपका हो जाता है CIL तो करा ही दिया हमने, और गेल हो जाता है। ठीक है, गेल हो गया क्या? नहीं हुआ। तो गेल का मतलब क्या होता है? बोलो फटाफट से। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन आपका 8th नंबर पे क्या हो जाएगा? BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, देन आपका हो जाता है पावर ग्रिड, है ना। कौन सी आ जाती है? पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ फटाफट से, किसी को पता हो तो। ये पावर ग्रिड, ये देखो, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो यही होता है इसका पावर ग्रिड का फुल फॉर्म। अभी आते हैं 10th वाले पे। देखो कौन सा हो जाएगा यार? बेल हो गया, CIL हो गया, NTPC, ONGC, HPCL नहीं कराया क्या? हाँ, HPCL है आपका। 10th वाला क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि HPCL होता है। तो ये 10 जो है आपकी महारत्ना कंपनीज हैं एज ऑफ नाउ, आज की डेट में। नवरत्ना कंपनीज 14 है। अब ये 14 जैसे ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेते हैं। इसको अब आप गूगल करके चुपचाप से खुद सर्च कर लेना, अभी मैं कराऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महारत्ना मैंने करा दिया है। 2010 से आपका महारत्ना कंपनीज बननी स्टार्ट हुई हैं। क्लियर है? चलो आगे आते हैं। अब ये हो गया आपका CPSE। चलो अब आपको मैं एक फाइनल बात बताता हूँ यार। मैंने आपको बताया टर्शरी सेक्टर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? टर्शरी सेक्टर। अब ये जो टर्शरी सेक्टर है ना, इसको हम फर्दर 2 टाइप की एक्टिविटीज में बांट सकते हैं। एक तो होता है क्वार्टरनरी,
ठीक है, ये कई बच्चे पूछ रहे थे, जबकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई जो 2 क्लासेस है एमसीक्यू वाली उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन नहीं, पढ़ना ही नहीं है। देखो क्यूनरी होती है, क्वाटरनरी होती है। क्वाटरनरी में क्या करते हैं कि भाई जो भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर जो प्रोफेशन है, रिसर्च हो गया, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस में आती है, क्वाटरनरी में। क्यूनरी में क्या आता है ये समझना बड़े ही ध्यान से। अब यहाँ पे ना वो लोग होते हैं जो कि आपका जो भी पॉलिसीज़ बनती है ना किसी भी कंट्री में, क्या होता है जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं, नए डिसीजंस आ रहे हैं, स्कीम्स आ रही हैं, तो जो लोग ये सब बनाते हैं, कोई भी चेंजमेंट होता है देश के अंदर, पॉलिसीज़ बनती हैं, स्कीम्स बनती हैं, तो वो जो लोग बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है, क्यूनरी एक्टिविटीज़, और ऐसे लोग जो उसमें काम करते हैं इनको क्या बोला जाता है, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। ठीक है, क्या होते हैं ये गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब देखो यार मजे की बात यह है कि इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसमें कुछ पॉलिटिशियंस आते हैं। ठीक है, पॉलिटिशियंस हो गए या फिर आपके इकोनॉमिस्ट हो गए, जैसे आरबीआई में जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो लोग हो जाएंगे, या फिर आपका रेलवे में जो लोग पॉलिसीज बना रहे हैं वो लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब लोग किस में आते हैं, जो बैठ के डिसीजंस बनाते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं। ठीक है ना, ये लोग किस में आ जाते हैं, क्यूनरी एक्टिविटीज कहलाती हैं, और ये गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात दिमाग में रख लेना, दैट्स इनफ। अभी आपका ये जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है ये खत्म होता है। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी या फिर इंडियन इकोनॉमी, ये हमारा क्या हो गया, फिनिश। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मनी एंड क्रेडिट। क्लियर है? तो आई होप आपको सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में अब कभी भी लाइफ में कोई इश्यू नहीं आएगा। जब चीज़ें पढ़ते हो ना तो उसको ऐसे पढ़ो कि यार मैं ये कुछ सीखने के लिए पढ़ रहा हूँ, अब लाइफ में आगे कभी इससे रिलेटेड मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं क्या देखता हूँ कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, अरे भाई अभी तो प्री का एग्जाम आ गया, प्री का जैसे मैथ की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, प्री का एग्जाम आ गया, मैथ को ऊपर ऊपर से पढ़ लो। अब एडवांस का एग्जाम आ गया तो उसमें मैथ को अंदर अंदर से पढ़ लो, थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना है यार। एक बार चीज़ों को पढ़ो और ख़त्म किया करो। ठीक है, ये आदत जब तक नहीं बनाओगे ना तब तक अच्छे से चीज़ों को समझ भी नहीं पाओगे, एग्जाम में भी लटके ही रह जाओगे कि मेरा होगा नहीं होगा, कट ऑफ के ऊपर जाऊँगा नहीं जाऊँगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। खैर, मनी एंड क्रेडिट की बात करते हैं। अब इसकी जो कहानी है यार वो बहुत पहले से शुरू होगी, यानी कि जब से हमने बिजनेस करना स्टार्ट करा। अब देखो क्या होता था, पहले पैसे तो होते नहीं थे। जब हम बात कर रहे हैं, जब गोल्ड वगैरह भी डिस्कवर नहीं हुआ, सिल्वर वगैरह के बारे में भी हम नहीं जानते थे, इवन जानने भी लगे उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक ये होता रहा। बात कर रहे हैं हम बार्टर सिस्टम की। ठीक है ना, किसकी बात करने लग रहे हैं, बार्टर सिस्टम। इसका मतलब होता है लेन देन वाला सिस्टम जो होता था ना। सपोज करो ये आदमी ए है, ये आदमी बी है, इसके पास में यहाँ पे क्या है, वीट है, इसके पास में यहाँ पे चावल है, यानी कि पैडी है, या फिर आप राइस बोल दो। ठीक है, पैडी क्या है, राइस है यहाँ पे इसके पास वीट है। अब ए को यहाँ पे खाना है राइस, बी को खाना है वीट। अब ध्यान देना, सपोज करो बी को लेकर यहाँ पे शूज लेने हैं। ठीक है ना, बी क्या है, शूज लेना चाहता है। यहाँ पे एक सी है, सी के पास में क्या है, सी के पास में शूज है। ठीक है, और ए जो है यहाँ पे राइस लेना चाहता है। अब चीज़ों को बड़े ही ध्यान से समझना, ए को लेना क्या है, राइस, बी के पास में राइस है, लेकिन बी को चाहिए क्या है, शूज चाहिए है, सी के पास में शूज है। अब यहाँ पे सीन कैसा बनेगा कि बी जाएगा सी के पास, ऐसा टिक टिक करते हुए बोलेगा, अरे भाई शूज दे दो अपने। ये बोलेगा मेरे को तो राइस नहीं चाहिए, तुम राइस लेके आ रहे हो। बी बोलेगा मेरे पास राइस है, सी बोलेगा मुझे राइस चाहिए ही नहीं है एनी हाउ। तो इन दोनों के बीच में क्या बार्टर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ए वाला बोलेगा मेरे पास में वीट है, मुझे चाहिए राइस है, बी के पास गया, अब बी से बोलेगा वीट ले लो, ये कहेगा मुझे वीट नहीं चाहिए, मेरे को तो शूज़ चाहिए है। बोला मेरे पास तो शूज़ नहीं है, इसके पास लेके इसको चाहिए लेकिन राइस है। तो इन दोनों के बीच में ही बार्टर सिस्टम नहीं हो पाया। लेकिन मैंने कहा यार अगर ऐसा हो जाता कि ए के पास में होता वीट, ठीक है, चाहिए था इसको राइस, बी के पास में होता राइस और इसको चाहिए होता वीट, तो इन दोनों के बीच में बार्टर सिस्टम हो जाता ना। तो बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ी चीज़ काम कर रही थी कि वहाँ पे क्या होना चाहिए था, दोनों लोगों को ही उसकी नीड होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं हो कि एक के पास सामान तो है लेकिन उसे नीड ही नहीं है, तो वो क्यों देगा आपको सामान अपना, नहीं देगा। इसी को बोला जाता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, क्या बोलते थे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो याद रखना बार्टर सिस्टम में सबसे पहला जो एक सबसे मस्ट कंडीशन थी वो क्या थी कि दोनों को ही उस चीज़ की क्या होनी चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए। क्लियर है? अब सपोज करो यहाँ पे सी को भी राइस चाहिए होता और उसके पास शूज़ होते, बी को शूज़ चाहिए थे, राइस होता, दोनों के बीच में बार्टर सिस्टम हो जाता कि नहीं हो जाता। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों तरफ यहाँ पे जो वांट है वो होनी चाहिए, तभी आपका बार्टर सिस्टम बन पाएगा। अरे इतनी सी बात दिमाग में घुस गई ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब यार देखा गया कि इस तरीके से यार जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है ही नहीं, अब मैंने जो आपको पहला सिनारियो बताया ए बी सी का, इनके बीच में यार सिस्टम कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा सोचा गया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेके आए। क्या लेके आए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेके आए जो कि यूनिवर्सल हो।
ठीक है, क्या हो जो कि यूनिवर्सल हो, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। ग्रीन पेन लूंगा इसके लिए मैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जो कि यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जो कि हर जगह चल जाए, ठीक है। अब उसके लिए ऐसा ना हो कि मुझे नीड, उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जो चक्कर है ना वही खत्म हो जाए। सपोज करो मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज रख दिया जिसका मैंने नाम बोल दिया मनी, ठीक है, मैंने क्या बोला, मनी। तो ए गया बी के पास, बोला मुझे राइस चाहिए, मेरे पास में वीट है। इसने ये बोला ही नहीं कि मेरे पास में वीट है नहीं है, इसने कहा मेरे पास में मनी है, तुम मेरे से मनी ले लो जितने मनी का तुम्हारा राइस है। बी कहेगा ठीक है लाओ मेरे को मनी दे दो। इसने मनी ले ली बी ने, अब बी के पास मनी आ गई, बी जाएगा सी के पास टिक टिक करता हुआ, बोलेगा मेरे पास मनी है, तुम मुझे शूज दे दो, बोलेगा ठीक है लाओ मनी। तो मनी अल्टीमेटली क्या कर रही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रही है, जहां पे आपका बार्टर सिस्टम फॉलो नहीं हो पा रहा था। अरे बात समझ में आ गई ना, अब दिमाग में सब कुछ घुस गया कि नहीं घुस गया? बोलो हाँ। हाँ बोलना है वेरी नेसेसरी, ठीक है। चलो, अब ये हो गया, आपको समझ आ गया मनी कहाँ से पिक्चर में आई, बार्टर सिस्टम क्या होता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या थी, ठीक है। बेसिक्स आपका कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मनी क्या है, ऐसा बोल देगा मनी इज व्हाट, देन आपको नीचे टिक टिक करके 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन होगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये वाला ऑप्शन टिक कर दोगे ना? अरे कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बोलो हाँ। चलो, ये हो गया यार। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी कि आज के टाइम पे मनी का क्या फॉर्म्स है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। जैसे अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो मनी क्या क्या है, मनी आपके सामने नोट्स के रूप में है, कॉइन्स के रूप में है, डॉलर के फॉर्म में है। यानी अब नोट्स ये जो है अलग अलग है हर कंट्री के, किसी के पास यूरो है, किसी के पास यहाँ पे डॉलर है, किसी के पास यहाँ पे पैसो है, तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। किसी के पास कॉइन्स में रुपी का है ना, यहाँ पे आपका रुपी हो गया। तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बांग्लादेश में टका चल रहा है। तो ये नोट जो है अलग अलग फॉर्मेट में है। कहीं ना कहीं मनी हमारी तो आ गई, जैसे कि एक कंट्री में पूरा मनी के ऊपर जो है ट्रांजैक्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अब मॉडर्न टाइम में अलग अलग कंट्री की अलग अलग यहाँ पे क्या है, फॉर्म ऑफ मनी है। तो हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल हमने यहाँ पे ले लिया कि एक जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर, क्योंकि आज के टाइम पे यही सबसे ज़्यादा मजबूत इकोनॉमी मानी जाती है यूएसए की। तो हमने क्या कहा कि डॉलर को एक यूनिवर्सल या फिर वर्ल्ड लेवल पे, इसको ये मान लो कि हम डॉलर के बेसिस पे ही अपनी पूरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वर्ल्ड की वो चला रहे होंगे। यानी बेसिक सी बात यह है, डॉलर को क्यों लिया, क्योंकि इसकी इकोनॉमी मजबूत है। जिसकी इकोनॉमी मजबूत होगी हम उसकी ही करेंसी को यूनिवर्सल करेंसी मानेंगे वर्ल्ड की, ठीक है। समझ में आ गई इतनी सी बात? चलो, और इससे पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पे गोल्ड कॉइन्स होते थे, सिल्वर कॉइन होते थे, ठीक है, दिनारीज होती थी, पता है ना, दिनारीज होती थी अलग अलग। तो पहले ये भी यूज़ होता था, अपनी जब नोट्स नहीं बने थे, कॉइन्स नहीं बने थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नाउ अगर हम बात करें मोटे मोटे फॉर्म में, यानी कि ये जो नोट्स हैं, आपके पास नोट बोल रहे हो, कॉइन बोल रहे हो, तो इस सबको क्या बोल दिया जाता है पता है? इन सबको बोल दिया जाता है करेंसी। सुना है ना कि करेंसी, इंडिया की करेंसी क्या है, नोट है, रुपी है, ठीक है, रुपी का जो नोट होता है या फिर रुपी का जो आपका सिक्का होता है, ठीक है। तो जो नोट वाली फॉर्मेट है, इनको हमने क्या बोल दिया, नोट हो गया, कॉइन हो गया, या फिर आपका गोल्ड कॉइन चलते थे पहले, सिल्वर कॉइन चलते थे, दिनारी चलती थी, इन सबको हमने क्या बोल दिया, करेंसी है ये, ठीक है। अब बेसिकली गोल्ड सिल्वर कॉइन जो होते हैं उनको करेंसी तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम आज की मॉडर्न फॉर्म ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो करेंसी समझ में आता है क्या क्या हो गया, हाँ। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया में क्या चलता है, रुपी चलता है। तो अब ये रुपी है क्या? अब सपोज करो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, सबने अपने 500 और 1000 के नोट जला दिए। तो ये बेसिकली है क्या ऐसा नोट में, जब तक गवर्नमेंट इसको इम्यूनिटी दे रही है, ठीक है ना, जब तक ये नोट का मतलब क्या है, रुपी है, करेंसी है। करेंसी क्यों वैलिड होती है? क्या उस पेपर में दम है क्या? पेपर में बिल्कुल दम नहीं है उसमें। कॉइन्स में दम है क्या? नहीं भाई। अगर इसमें होता क्या है, बेसिकली जो आरबीआई है वो इसको यहाँ पे इंडिया में निकाल रहा होता है ऑन द, जो उस पे बेस होता है वो किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यानी गवर्नमेंट बोलती है कि आप इसको यहाँ पे देखो, जब भी आप किसी नोट को पढ़ोगे तो नोट पे क्या लिखा रहता है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ बाय द गवर्नर, नीचे गवर्नर के साइन होते हैं, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, जो भी है। तो बेसिकली रुपी क्या है, एक बॉन्ड होता है यार, जो कि गवर्नमेंट आपको दे रही है कि हमें ये गारंटी मेरी है कि इतना रुपया आपको मिला है, तभी वो रुपी वैलिड है। गवर्नमेंट ने जहाँ कह दिया कि 500 और 1000 रुपए पे हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम इसकी गारंटी नहीं ले रहे, तो वो क्या हो गया, वेस्टेज ऑफ पेपर हो गया, लोगों ने जला भी दिए, है ना, एक्सचेंज नहीं हो रहे थे तो जला दिए, काला धन, ठीक है।
तो खैर ये चीज़ें हैं, समझ में आ गया कि करेंसी क्या होती है, क्यों वैलिड होती है। और हाँ, अगर आपसे इंडिया में कोई भी बोल दे कि ये नोट मैं नहीं लूँगा, आजकल बोलते हैं ना कि 5 रुपए का नोट नहीं लूँगा मैं, या फिर 1 रुपये का नोट नहीं लूँगा, तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हो, क्योंकि लॉ लीगलाइज करता है कि आप अगर रुपये कोई दे रहा है आपको, तो वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये गलत है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये वाला नोट नहीं चाहिए, वो वाला नोट नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपके पास राइट है। आगे बात करते हैं। एक तो फॉर्म हो गई आपकी करेंसी के रूप पे, दूसरी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है वो हो जाती है डिपॉजिट्स। ठीक है, क्या हो जाते हैं आपके? डिपॉजिट्स विथ बैंक। डिपॉजिट्स विद बैंक यानी कि आप बैंक में जो अपना पैसा वगैरह डिपॉजिट करते हो ना, तो देखो इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपनी अपनी नहीं, किसी एक ए पर्सन की बात करता हूँ। इसे यहाँ पे मंथ का 20K यहाँ पे सैलरी मिलती है। इसका खर्चा हर मंथ का 10K है। तो बाकी के 10K को ये क्या करता है, जाकर के बैंक में जमा कर देता है। ठीक है, यानी कि बैंक में डिपॉजिट कर देता है। सपोज करो इसे कैश में मिल रहा है पैसा, वैसे तो आजकल अकाउंट में ही आ जाता है, बट आपसे मैं एक नॉर्मल सिनेरियो की बात करता हूँ। इसे कैश में पैसा मिला, जाके इसने 10,000 रुपीज़ बैंक में जमा कर दिया, यानी कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब इसे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जब भी ए के पास में क्या होगी, डिमांड होगी पैसे की, तो ये क्या करेगा, जाकर के अपना जो बैंक में डिपॉजिट किया है वहाँ से कहेगा लाओ मुझे इतना पैसा निकाल के दो। यानी कि मेरे को सपोज करो इसे 5,000 रुपए की ज़रूरत पड़ गई, इसे अल्टीमेटली अपने बच्चे का एडमिशन कराना है कहीं किसी कोचिंग सेंटर में। तो ये गया बैंक डिपॉजिट के पास में और कहेगा लाओ मुझे डिमांड आई है 5,000 की, मैं तुमसे डिमांड कर रहा हूँ, मेरे को 5,000 निकाल के दो। तो ये क्या करेगा, बैंक वाला इसको निकाल के दे देगा 5,000। तो ये जो है बेसिकली आपके जो डिपॉजिट्स हैं, जब भी आप डिमांड कर रहे हो आपको अपना पैसा वापस मिल रहा है ना, तो इनको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है ना, बैंक बैंक के साथ में आपके जो भी डिपॉजिट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट्स बोला जाता है। नाउ बैंक क्या करता है, जैसे कि ये मेरा बैंक है, ठीक है, ये मैं अपना बैंक खोल के बैठा हूँ, यहाँ पे कई सारे पर्सन है, यहाँ पे एक भीड़ आ रही है एक्स की और यहाँ से एक भीड़ आ रही है वाई की। अब ये जो एक्स वाली भीड़ है इसके पास खूब सारा पैसा आ गया, जैसे कि ये सब सैलरी वाले हैं, इन सबको 20-20K मिले हैं। एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, है ना, तो सबके पास में 10-10 हज़ार जमा करने हैं। ये आए मेरे बैंक में, जमा करके चले गए, ठीक है, डिपॉजिट करके चले गए। सपोज करो ये मेरे पास 100 रुपीज़ जमा करके गए सारे के सारे लोग, और ये वाई वाले आ रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी पड़ गई इनको, कुछ ना कुछ काम करना है, स्टार्टअप डालना है या कुछ भी करना है। ठीक है, तो ये आए भाग भाग के, इन्होंने कहा भाई पैसा दो। इनको यहाँ पे कितना पैसा चाहिए था, सपोज करो इन्हें 60 रुपीज़ चाहिए थे इन सबको मिला करके। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैं जो बैंक में बैठा हुआ हूँ, अब ये लोग मेरे पास आएंगे क्यों, सबसे पहली बात एक्स वाले, मैंने कहा एक तो हम आपके पैसे को सिक्योरिटी देंगे जो कि आपको अपने घर पे मिलेगी नहीं। ठीक है, ऐसा डराया मैंने। फिर मैंने कहा कि आपको दूसरी बात की हम यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे, 1 साल में हम आपको 105 रुपये वापस करेंगे अगर आप हमारे पास 100 रुपये दे के जा रहे हो तो। ठीक है, अब ये जो 60 वाले आए, अब ये लोग आए, इन्होंने मुझसे लोन मांगा कि सर लोन दे दो। मैं कहूँगा कि यार तुम्हें मैं लोन क्यों दूँ, तो ये लोग बोले ठीक है, आप अगर हमें अभी 60 रुपये दोगे तो 1 साल बाद हम आपको 68 रुपीज़ दे देंगे। ठीक है, तो ये बात है। अब ये जो बैंक करता है, यानी कि यहाँ पे काम क्या करेगा कि जो 100 रुपए इसके पास आए हैं, इसमें से 68 रुपीज़ इसने दे दिया, या फिर मैक्सिमम जो लिमिट होती है मैक्सिमम केस की वो ये होती है, अगर इसके पास 100 रुपीज़ है बैंक के पास तो ये 15 तो अपने पास रखेगा कि किसी भी केस में, सपोज करो अब वही है ना, डिमांड डिपॉजिट है ये, तो कभी भी किसी को भी ज़रूरत आ पड़ सकती है, जितने भी लोग हैं ये एक्स वाले। तो ये क्या करेंगे, जाके अगर पैसा मांगेंगे कि लाओ हमें 5 रुपये दे दो, तो ये 15 में से 5 इन्हें उठा के दे देगा। बाकी का जो आपका यहाँ पे 85 होगा, 85 ये क्या करेगा, इन सभी को यहाँ पे एज अ लोन सभी को प्रोवाइड कर देगा। फिर इससे जो इंटरेस्ट आएगा, सपोज करो इसने जो इंटरेस्ट लिया वाई वालों से वो तो 10 लिया, और जो दिया इन लोगों को वो 5 दिया, तो बीच का जो ये 5% है वो यहाँ पे बैंक का फायदा होता है, उसी से बैंक कमाते हैं। क्लियर हो गया, इस पूरे सिनारियो से आपके अलग अलग क्वेश्चन एमसीक्यूज उठा के देगा वो, अब आप सॉल्व कर लोगे उसे आराम से, चीजें आपने समझ ली हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका बैंक के साथ जो डिपॉजिट्स होते हैं उसका सिनारियो। दूसरी चीज यहाँ पे आती है डिमांड डिपॉजिट में, कि आपको चेक देता है। क्या देता है, जो भी बैंक होगा वो चेक देगा, यानी कि सपोज करो आपको यहाँ पे आप ए हो, ये बंदा बी है। ठीक है, आपने अपने बैंक में यहाँ पे कुछ रुपए डाले हुए हैं, मैंने सपोज करो अपने बैंक में 100 रुपए डाले हैं। बी आया, बोला कि यार मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरा फ्रेंड है ये, इसने कहा कि यार मुझे 50 रुपीज़ दे दो। मैंने कहा 50 रुपीज़ यार मेरे पास कैश तो नहीं है अभी, मैं तुम्हें अपना चेक दे देता हूँ। ठीक है ना, चेक क्या है, मैं अपना साइन करूंगा, अपना अमाउंट फिल करूंगा, इसे दे दूंगा। मैं कहूँगा ये मेरा चेक है, तुम जा करके इसको क्या करो, बैंक पे जाओ और बैंक से आप 50 रुपए ले लो। तो बेसिकली ये चेक क्या हुआ, चेक की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी अगर एमसीक्यूज पूछेंगे ये। तो चेक की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ पेपर
ये क्या होता है, एक पेपर है जो क्या करता है, बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप मेरे अकाउंट से मैंने जो अमाउंट इसमें डाला हुआ है वो निकाल करके बी पर्सन को दे दो, ठीक है। जब बहुत बड़ी यहाँ पे चेक होती है, यानी कि सपोज करो मेरे अकाउंट में 100 ही रुपए हैं और ये मैंने जो चेक लिखा है वो 90 रुपीज़ का लिख दिया, तो यहाँ पे बैंक कई बार कंफर्म भी करता है कि आप इतना रुपए देना भी चाहते हो, ठीक है, तो वो कंफर्म करेगा, वो बैंक की ऊपर है सारी की सारी चीज़ें। तो ये होता है चेक। अब ज़्यादा इसमें मुझे लिखाने की ज़रूरत है नहीं, आई होप सब बड़े बड़े लोग हो तो समझ जाओगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं, अब बात करेंगे क्रेडिट की, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी आपको मनी के बारे में जितनी बातें समझनी थी वो मैंने समझा दी है, यहाँ पे आपका मनी खत्म हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रेडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा भी आपको लगेगा ये कि भाई इंडिया में क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करता है, कितने फॉर्म्स हैं इसके, इसको क्या यहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है क्रेडिट सिस्टम ऑफ इंडिया को, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आपका ऊपर मैंने 2 सेक्टर बताए हैं, यानी कि जो करेंसी के फॉर्मेट बताए हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन आजकल आपका क्या चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी भी आ रही है, ठीक है ना। तो क्रिप्टो करेंसी जब ये एनसीईआरटी में ऐड कर देंगे तब हम इसको भी पढ़ रहे होंगे। फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूँ, ये क्या होता है, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से यहाँ पे आपका क्या किया जाता है, कुछ करेंसीज डेवलप की जाती हैं और ये आज के टाइम पे सारी की सारी प्राइवेट हैं, लेकिन इंडिया में क्या बोल रहे हैं कि आरबीआई आपका रुपी की क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च करेगा, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपका क्रिप्टो करेंसी भी आ जाती है तो ये सब चीज़ें हैं, आज के टाइम पे यूपीआई भी चल गया है, तो ये सब चीज़ें भी चल गई हैं। लेकिन अगर आपसे बस ये पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो बोल देना ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डेवलप किए गए कुछ कॉइन्स होते हैं या फिर कुछ करेंसीज होती हैं, ठीक है। इतना सही करके आना है। चलो बात करेंगे क्रेडिट की। अच्छा, जब भी मैं वर्ड यूज करता हूँ क्रेडिट, उससे आपको एक चीज तो समझनी है, क्रेडिट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, लोन, ठीक है ना। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ यार क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ ना कुछ लोन ले रहे हो, ठीक है। तो क्रेडिट इज द सोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ लोन, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे। क्रेडिट बेसिकली क्या है ना। देखो, क्रेडिट रिफर्स टू, क्रेडिट या फिर आप इसमें लोन भी लिख सकते हो, लोन रिफर्स टू द एग्रीमेंट। अच्छा, ये डेफिनेशन यार सीधी सीधी पूछी गई है एग्जाम में, इसलिए ये अलग से मैं लिखा रहा हूं। इट रिफर्स टू द एग्रीमेंट इन विच द लैंडर यानी कि जो उधार देने वाला होता है, सप्लाइज द बोरोअर विथ मनी, सप्लाइज द बोरोअर यानी कि जो उधार ले रहा है, विथ द मनी, ठीक है। मनी दे सकता है, गुड्स दे सकता है, कोई सामान दे सकता है, या फिर आपका कोई सर्विसेज दे सकता है, ठीक है। ये तीनों चीजें दी जा सकती हैं, मनी, गुड्स या सर्विसेज, ठीक है। तीनों ही चीजें आपकी क्रेडिट में ही आती हैं, क्लियर है। इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर रिपेमेंट, ठीक है ना। फ्यूचर रिपेमेंट यानी कि आपको फ्यूचर में क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा, उसके प्रॉमिस पे ये आपको दिया जाता है ना। उस क्या सिर्फ प्रॉमिस पे ये वाला काम चल जाएगा, नहीं। तो ये जो प्रॉमिस होता है बेसिकली यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट आपका यूज किया जाता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो जब भी कोई लोन दिया जाता है वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे दिया जाता है। कुछ आपके टर्म्स होते हैं जिसमें कि आपका सबसे कॉमन होता है कोलेटरल, ठीक है ना। क्या होता है कोलेटरल, यानी कि आपका कुछ यहाँ पे आप अपना या तो लैंड गिरवी रखो या फिर कोई भी सामान आपको यहाँ पे उसके पेपर्स वगैरह देने पड़ेंगे, या फिर कोई आप जॉब कर रहे हो तो उसके बेसिस पे होगा कि आपकी सैलरी इस अकाउंट में आती जा रही है हर महीने की, ठीक है। या फिर आपका बैंक में कोई अकाउंट खुला हुआ है, उसमें इतना पैसा है एक पर्टिकुलर, तो कोलेटरल ये अलग अलग टाइप का होता है, ये हम आगे कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है, कोलेटरल को थोड़ा सा डिटेल में। लेकिन ये समझो यहाँ पे सिर्फ प्रॉमिस पे काम नहीं चलता, ठीक है। सपोज करो किसी ने आपसे कोई प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको कल पैसे दे दूंगा, लेकिन उसने नहीं दिए, तो क्या इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, तो गारंटी ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ कोलेटरल, ठीक है। नाउ अब ये जो क्रेडिट होता है ना यार, ये क्रेडिट 2 वेज में प्रूव हो सकता है। जैसे कि सपोज करो ये एक बंदा ए है, ठीक है, इसकी एक फैक्ट्री है, इसने स्टार्टअप किया हुआ है, ये इस फैक्ट्री में अपना सामान बनाता है, लेकिन इसे एक दिन ऑर्डर आ गया, इसकी फैक्ट्री में लिमिट है कि ये 50 सामान बना सकता है, ठीक है, लेकिन इसे ऑर्डर आ गया 60 सामान का। अब ये 60 सामान बनाने के लिए इसे कुछ यहाँ पे फैक्ट्री में क्या लगाना पड़ेगा, अपनी कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट या फिर कुछ एक्स्ट्रा लोग हायर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ये गया यहाँ पे बैंक के पास या फिर जो भी लेंडर है, ठीक है, मैं यहाँ पे वर्ड लेंडर यूज कर रहा हूँ, लेंडर बैंक भी हो सकता है, कोई एक पर्सन भी हो सकता है। इसने यहाँ से क्रेडिट उठाया, ठीक है, क्रेडिट उठाया और इसने यहाँ पे अपना प्रोडक्शन वगैरह किया,
और प्रोडक्शन करने के बाद ज़्यादा सामान बना के बेच दिया, तो उससे जो प्रॉफिट आया इसने वापस क्या है इसको लेंडर को वापस कर दिया। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जो भी टाइम है, जब इसने पैसा लिया तो ये कोशिश करेगा कि कम से कम टाइम में अपना काम खत्म करके इसको वापस पैसा दे दे, तो जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर है और ये अपना बना करके प्रोडक्शन करके जो भी इसे फ़ायदा वगैरह होगा उससे थोड़ा पैसा जाके इंटरेस्ट के फॉर्म में दे देगा और बाकी का जो भी इसने प्रिंसिपल लिया था वो भी वापस कर देगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे फ़ायदा हुआ एक को, इसकी इंडस्ट्री बूम करेगी, अच्छा अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, फ़ायदा हो रहा है क्रेडिट का, ये क्या हो गया, पॉजिटिव साइड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट, पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट हो गया। नाउ दूसरा सिनारियो है यहाँ पे क्या कि ये एक किसान है, ठीक है, ये किसान एक ए है और इसने यहाँ पे क्योंकि इसे खेती करनी है, अब इसे इंसेक्टिसाइड उसमें डालने पड़ेंगे या फिर पेस्टिसाइड हो गए, इंस्ट्रूमेंट कुछ इसे लेने पड़ेंगे, और अगर खेती कर रहे हैं तो कुछ एक दो मजदूर भी लगाने पड़ेंगे, या फिर सपोज करो मजदूर नहीं भी लगाए इसने। ठीक है, तो इसने क्या किया, पेस्टिसाइड के लिए या फिर आपका सीड्स वगैरह लेने हैं, फर्टिलाइजर्स लेने हैं, ठीक है, सीड्स लेने हैं, फर्टिलाइजर लेने हैं, इतना सारा सामान लेना है इसको यहाँ पे किसान को, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी इसको फिर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, पानी चाहिए होगा, तो इन सभी के लिए क्या लगेगा, पैसा। और वो पैसा ऐसे लेने जाएगा, ये बैंक से ले लिया सपोज करो इसने, और या फिर किसी लैंडर से ले लिया। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है या फिर गांव में पहले लैंडर या कोई एक साहूकार होता था ना, बोलते हैं ना साहूकार होते हैं, तो साहूकार से इसने लोन ले लिया। अब ये क्या करेगा, जब ये खेती कर रहा है तो मिनिमम टाइम इसे 4 से 6 महीने तो लग ही जाएगा कोई भी क्रॉप बनने में, यानी कि टाइम पीरियड इसका ज़्यादा हो गया। बोलो हाँ, टाइम पीरियड इसका फिक्स है कि भाई 4 से 6 महीना लगेगा, वो भी डिपेंड करेगा रेन पे। अब सपोज करो जब ये क्रॉप बेचने गया अपनी, तो इसको कोई दाम नहीं मिला, ठीक है, फिक्स प्राइस नहीं मिली, या फिर इसको एमएसपी पे अपना सामान नहीं बेच पाया, इसकी जो क्रॉप हुई थी, वीट उगाया मैंने सपोज करो, ठीक है, अनाज उगाया, मुझे उसकी प्राइस ठीक नहीं मिली, या फिर मेरा जो रेन है वो रेन प्रॉपर नहीं हुई, मेरी पैदावार बहुत कम हुई, या फिर जो इंसेक्टिसाइड था उसके वो इतना काम नहीं करा और कीड़े फसल को खा गए। ठीक है, कुछ भी हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे फिक्स तो है नहीं। अब सपोज करो ये फैक्ट्री में अपना बना रहा है तो ये अपना आराम से बना के सामान बेच तो देगा, लेकिन यहाँ पे यार बहुत सारे फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कोई जानवरों का झुंड घुस गया, वो फसल खा गया, एक 1/4 फसल भी खा गया, तो इसको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बहुत सारे रीजंस हैं यार इसके। ठीक है, प्राइस नहीं मिल पाई, कुछ नहीं मिल पाया, तो एक क्रॉप को बेच के आएगा। अब इसके पास जो जब ये आया है बेच के, तो इसको ये प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा, ये 6 महीना का इसको यहाँ पे ब्याज भी देना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट। तो अब इसकी यहाँ पे कंडीशन और बुरी हो गई, क्योंकि जो पैसा इसने लगाया है क्रॉप में, वो पैसा ही सपोज करो इसको पूरा नहीं मिल पाया, फिर वो पैसा मिल भी गया, कुछ फायदा ही नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, अपनी यहाँ पे लैंड को बेच के या फिर कुछ भी करके लैंड का थोड़ा सा पोर्शन बेच के ये जाके अपना इसको क्रेडिट चुका पाएगा। लेकिन अब इसकी कंडीशन, अब ये 1 साल बाद जहाँ पहुंचेगा या फिर 8 महीने बाद, 6 महीने बाद जिस कंडीशन में पहुंचेगा, वो इसकी पहली कंडीशन से ही बुरी है कि यार अब पैसा भी नहीं है और लैंड भी बेच दिया थोड़ा सा, फिर से खेती करने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, क्या आएगा। और मैं देखता हूँ कुछ पढ़े लिखे अनएजुकेटेड लोगों को, ये बोलते हैं कि किसान का लोन यहाँ पे क्यों माफ़ करती है सरकार, ये क्यों करती है, वो क्यों करती है। अरे भाई, जब आप अपने प्राइमरी सेक्टर को जब तक आप उठाओगे नहीं तो पूरी इकोनॉमी गिर जाएगी, है ना। अभी आपने देखा, पूरा हमने एनालिसिस किया कि किस तरीके से सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है वो कहाँ से आ रही है, फिर क्या आपका हिस्सा है प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, तो इसलिए किसानों की हेल्प की जाती है कि उनको पहली चीज़ तो कि उनकी जो क्रॉप है यार वो बिके। पहली बात तो यार किसान इतनी मेहनत से उगा के लेके आता है, बड़ी मुश्किल से वो अपना वीट बचा के लेके आता है कि भाई कुछ रेन प्रॉपर हो, जैसे तैसे करके अपनी फसल उगाई, अगर उसे वो प्राइस भी ठीक नहीं मिलेगी ना, तो बहुत मतलब इकोनॉमी, अगर फार्मर्स अगर फार्मिंग करना छोड़ देना तो इकोनॉमी तहस नहस हो सकती है किसी भी कंट्री की। ठीक है, तो ये चीज़, और इंडिया जैसी कंट्री जो कि एग्रीकल्चर प्राइमा फेसी है उसका, तो खैर ये चीज़ें हैं। आई होप आपको यहाँ पे दोनों सिनारियो क्लियर हो गए होंगे। एनसीईआरटीज में और भी बातें गिवन है, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, इतनी बातें समझ लो। यहाँ से जो भी उनको केस स्टडी बनानी होगी वो आपको अपनी एमसीक्यू में बना के दे देंगे। ठीक है, क्लैरिफाइड है इतनी सी बात। चलिए, अब आपका यहाँ पे क्रेडिट के बारे में, हमें कोलेटरल टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या होता है, देन आपका फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर जो है इंडिया का वो पढ़ना है। इसके बाद में ग्लोबलाइजेशन भी कल ही हम स्टार्ट कर रहे होंगे, कल की क्लास में ग्लोबलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसको जल्दी से फिनिश कर देंगे, इस वीक में ही हो जाएगा पूरा इकोनॉमी फिनिश। तो बस यार यही है, अच्छे से आप मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, और अपना मैथ्स वगैरह प्रिपेयर करो डेली की डेली। अब क्या ही बताना, सारी चीज़ें आपको पता ही है, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन लेके आओगे। ठीक है, और सिलेक्शन लेके आओगे तो खुशी मुझे होगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो क्या होता है ना, स्टूडेंट आता है, अपने सारे डाउट पूछता है कि सर ये बात वो बात, ये नहीं आ रहा समझ, वो नहीं आ रहा है, इसके बाद में पढ़ता है बढ़िया मेहनत लगा के, फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में चीज़ें पूछता है, उसके बाद में फरार। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं, बट आप लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, सिलेक्शन लेके आओगे ना, तो मुझे अल्टीमेटली खुशी ये मिलती है कि यार मैंने पढ़ाया आपका, एटलीस्ट वो चीज़ें आप करके तो आ रहे हो, है ना? तो ये खुशी जब आप किसी को पढ़ाओगे, वो सिलेक्ट हो जाता है, तब आपको फील होगी। खैर एंड करता हूँ सेशन यहीं पे, और मेहनत करो अच्छे से। खैर मैं इसमें ज़्यादा तो नहीं आपका पढ़ा पा रहा हूँ चीज़ें, बट स्टिल कोशिश कर रहा हूँ जितना अभी इस टाइम पे मैं आपको दे पाऊँगा, ठीक है? तो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।